तो आदि पुरुष का ट्रेलर, पोस्टर, उनकी बातें सुन के ये तो सोच ही लिया होगा तुमने कि ये बॉलीवुड वाले अपनी हिस्ट्री पे, अपने वेदों की कहानियों पे कोई मूवी या शो ना ही बनाए तो अच्छा है। अब वैसे भी हमें बचपन से सिखाया जा ही रहा है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, पर अगर हम बात करें ओडिन और थॉर जैसे गॉड्स की, तो क्या तुम्हें उनकी हिस्ट्री पता है? उनकी शुरुआत कैसे हुई और उनका अंत कैसे हुआ? क्योंकि उन देवताओं की भी तो कोई कहानी रही होगी। तो आज बात करते हैं इसी पे, गॉड्स के धरती पर कदम रखने से लेके उनके अंत और रैग्नारॉक की, जो कि महाभारत के बाद सबसे बड़ी जंग जो लिखी हुई है उसके बारे में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए शुरू करते हैं पूरी नॉर्स माइथोलॉजी। तो नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना यूनिवर्स एक वॉइड था और कुछ नहीं। और फिर इसमें जो पहली क्रिएशन थी वो थी एक मुस्पलहाइम की, एक रेल्म जिसमें हर तरफ बस आग, लावा, यही सब था। और इस रेल्म का रक्षक था सर्टर। जी हाँ, वही सर्टर जिसको तुमने थॉर रैग्नारॉक में देखा होगा। और उसके दूसरी तरफ जो दूसरी रेल्म बनी वो थी नीफलहाइम, ठंडी और बर्फीली जगह। और जब नीफलहाइम की नदियों से बनी बर्फ और मुस्पलहाइम की अंगारों से बनी गर्म हवा वॉइड में टकराई, तो फिर आया ymir, सबसे पहला जायंट। उसके पसीने से बने थे कुछ नए अजीब जायंट्स और उन जायंट्स से हुए थे फ्रॉस्ट जायंट्स। तो ये कहानी तो हुई एसगार्डियंस के दुश्मन जायंट्स की। और इसी क्रिएशन के चलते पैदा हुए बोर ने शादी की जायंट की बेटी से और पैदा हुए ओडिन और उसके 2 भाई। और इन्हीं तीनों बच्चों ने मिलकर फर्स्ट जायंट ymir को मार दिया। और उस तबाही में बस एक कपल बचा और उन्होंने मिलकर फिर से कई सारे जायंट्स पैदा कर दिए। अब नॉर्स में सारे जायंट्स बड़े नहीं हैं, उनका साइज लिटरली कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ओडिन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ymir की बॉडी से संसार का निर्माण किया था। और जो आसमान में अपने तारे हैं वो भी ओडिन और उसके भाइयों ने मुस्पलहाइम के अंगारों से बनाए थे। और इन्हीं तारों की वजह से दिन और रात की शुरुआत हुई, मतलब समय की शुरुआत हुई। फिर बचे हुए जायंट्स को ओडिन और उसके भाइयों ने यूटनहाइम दे दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और ymir के ही बॉडी पार्ट से उन्होंने मिडगार्ड, बादल, पेड़ पौधे और यहाँ तक की नई लाइफ की यानी कि इंसानों की भी शुरुआत करी। और मिडगार्ड उन इंसानों को दे दिया और दुनिया के बीचों बीच खुद के लिए एसगार्ड बना लिया। तो ये थी नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया की शुरुआत, जो ओडिन और उसके भाइयों के द्वारा कत्लेआम और खून खराबे से की गई थी। और ओडिन को ऑल फादर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो गॉड्स और इंसानों सबका बाप है। और सारी रेल्म्स को कनेक्ट करता है इंद्रधनुष यानी कि बायफ्रॉस्ट, जिसका वाचर है हेमडाल। अब ओडिन ज़्यूस की तरह नहीं था, वो कोई हॉर्नी बंदा नहीं था। उसके लिए उसकी वाइफ फ्रिगा थी, लेकिन वो बंदा अगर किसी चीज का भूखा था तो वो था ज्ञान का भूखा। वो ज्ञान पाने के लिए खुद को टॉर्चर करना, दूसरों को मारना जैसी हरकतें करता रहता था। उसके पास कितनी भी पावर हो, उसके लिए अपने ज्ञान से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, अपना परिवार भी नहीं। जो ओडिन की एक आंख गायब है वो भी इसीलिए ही है। जो मिमिर था गॉड ऑफ वार में, ओडिन उससे ज्ञान लेने के लिए जो ज्ञान का कुआं है उसमें अपनी आंख खुद बाहर खींच के फेंक देता है, बस ये दिखाने के लिए कि वो अनंत ज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता है। और खुद की छाती पर भाला मार के फांसी पर भी लटकने जा रहा था, भूखा प्यासा 9 दिनों के लिए, बस ज्ञान की खातिर। इन्हीं कारणों की वजह से उसके पास इतना पावरफुल मैजिक है। पर ओडिन का ज्ञान के पीछे भागने का एक और रीजन था, और वो था रैग्नारॉक से खुद को और दुनिया को बचाना। और हाँ, ओडिन ने ही वेलहाला बनाया था ताकि जो लोग युद्ध में मरे वो वेलहाला में जाएं, जो एक तरह से स्वर्ग था, पर वहाँ से ओडिन उनकी आत्माओं तक को यूज कर सकता था वापस लाके अपनी आर्मी की तरह, जिसका ध्यान वल्काइरीज रखती थी। वहीं जो लोग युद्ध में नहीं मरते थे वो किसी और वजह से, जैसे कि बीमारी या बुढ़ापे से मरते थे, वो जाते थे हेल में। पर इनका हेल गर्म नहीं बल्कि ठंडा था, इतना ठंडा कि कोई उस रेल्म में जिंदा ही नहीं बच सकता था बिना किसी सुरक्षा के। और उसके काले कौवे यानी कि उसके रेवेंस, हगिन और मुनिन उसकी आंखें थी पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए। और अपना थॉर को तुम ऐसा सोच लो कि वो 2 ही चीजों के लिए अच्छा था, जंगों में लड़ाई के लिए और दारू पीने के लिए। वो जायंट्स को मारता फिरता था, लेकिन थॉर कोई पूरी तरह बुरा आदमी भी नहीं था। एक तरह से वो ओडिन का गुलाम बन चुका था और वही करता था जो वो करवाते थे। और लोकी उसे हमेशा परेशान करता रहता था। एक बार तो लोकी ने थॉर की बीवी सिफ को गंजा कर दिया था। वो तो थॉर उसकी हड्डियां ना तोड़ दे इसलिए उसने डॉर्थ से कह के लेडी सिफ के लिए एक अलग से बाल बनवाए। और हाँ, ये भी बता दो कि थॉर के हथौड़े पे कोई जादू नहीं है, बल्कि वो एक बस बहुत ही भारी हथौड़ा है जिसका हैंडल गलती से छोटा रह गया। तो अब आते हैं लोकी पे। तो अपना लोकी जो ओडिन का नहीं बल्कि एक जायंट का बेटा है और वो ओडिन का ब्लड ब्रदर है।
अब इस बंदे के मूड के ऊपर है कि ये कैसे रहता है, कभी एसगार्डियन का साथ देता है तो कभी इनके खिलाफ लड़ता है। लोकी ने एक 8 पैरों वाला घोड़ा भी गिफ्ट किया था ओडिन को, जो अब उसका मेन घोड़ा है। और ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें जाननी चाहिए। तो कहानी ऐसी है कि ओडिन की शर्त थी कि एक ही सीजन में जो क्राफ्ट्समैन है वो एसगार्ड की दीवार खड़ी कर दें। और जब वो बंदा करने लगा तो ओडिन ने लोकी से बोला कि इस बंदे का ध्यान भटकाना पड़ेगा, वरना तो ये ससुरा शर्त जीत जाएगा और फ्रेया इसकी बीवी बन जाएगी। उस बंदे का जो घोड़ा था वो कतई चुटकियों में काम पूरा कर रहा था। तो लोकी ने क्या प्लान बनाया कि वो घोड़ी बन के उसके घोड़े का ध्यान भटकाएगा, और ये प्लान काम भी कर गया। लेकिन घोड़ा इतने जोश में था कि लोकी कुछ नहीं कर पाया और उस घोड़े के बच्चे की माँ बन गया। हाँ जी, उस बंदे के घोड़े ने लोकी को प्रेग्नेंट कर दिया। तो लोकी को फिर जो बच्चा हुआ वो दुनिया का बेस्ट घोड़ा कहलाया गया, ओडिन का 8 पैरों वाला घोड़ा। अब एक दिन थॉर नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसका म्योनिर गायब है और उसकी जगह पे बस एक लेटर है जिसमें लिखा है कि हथौड़ा वापस चाहिए तो उसके बदले मुझे भी कुछ देना होगा। ये लेटर एक जायंट थ्रिम का था। अब थॉर ने सोचा कि लोकी की मदद लेते हैं, क्योंकि लोकी ऐसे हरामी पने और ऐसी डील वगैरह करने में माहिर है। अब जब लोकी ये डील करने गया तो उसे पता चला कि ये थ्रिम तो आधा अंधा है, इसे मैं थॉर दिख रहा हूँ। तो वो खुद को थॉर बोल के डील करके वापस एसगार्ड आ जाता है, जहाँ उसने बाकी देवताओं को थ्रिम की इच्छा बताई। वो जायंट हथौड़ा वापस दे देगा अगर फ्रेया, जिस देवी के पीछे सब लट्टू थे, उसे वो अपनी बीवी बना पाया तो। अब ये डील कोई मान ही नहीं सकता था, लेकिन हथौड़ा भी जरूरी था। तब लोकी के दिमाग में एक घंटी बजती है और उसने थॉर को दुल्हन के कपड़े पहना दिए और थॉर अपना नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। लोकी को पता था कि जायंट को ज्यादा दिखता नहीं तो वो थॉर को भी लड़की के कपड़ों में नहीं पहचान पाएगा, और लोकी खुद भी सेप शिफ्ट करके फ्रेया की नौकरानी बन गया। और उस लल्लू जायंट को हॉट फ्रेया और हल्क जैसे थॉर के बीच कोई फर्क नहीं दिखा, और लोकी बस जायंट से बोल रहा था कि जल्दी से शादी कर लो, अच्छी चीज में देर नहीं करनी चाहिए। बेचारा थॉर बस मुंह फुला सकता था। पर जैसे ही थॉर के हाथ उसका हथौड़ा लगा, उसने गुस्से में टाइम नहीं लगाया वहाँ सारे जायंट्स को मारने में। फिर क्या था, लोकी थॉर को विधवा कह के चिढ़ाने लग गया और थॉर एसगार्ड की पार्टियों में सबकी बातों का मेन टॉपिक बन गया कि वो टाइम याद है जब थॉर औरत बना था। अब चलते हैं श्रापित रिंग की कहानी पर, और ये कहानी वाइकिंग्स की फेवरेट थी क्योंकि ये लालच से हुए कत्लेआम के बारे में बताती थी। तो एक समय की बात है, लोकी और ओडिन यात्रा पर थे जब उन्हें रास्ते में एक ऑटर दिखा। उन देवताओं को उस जानवर का फुर इतना पसंद आया कि लोकी ने एक ही पत्थर में उसको मार डाला। पर असल में वो जानवर ड्वार्फ किंग का बेटा था जिसने अपना रूप बदल रखा था। अब अगर तुमने इन्फिनिटी वॉर देखी है तो तुम जानते ही होगे कि ड्वार्फ्स नॉर्स माइथोलॉजी में कितने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उन्होंने ही इन गॉड्स के सारे हथियार बनाए थे। अब बाद में वो देवता ड्वार्फ किंग के पास पहुँचे और उससे उस जानवर की चमड़ी भेंट में देने की सोची, पर राजा को पता चल गया कि ये चमड़ी तो उसके बेटे की है। तो उसने अपने दूसरे दोनों बेटे फाफनीर और रेगन को बुलाया। उन्होंने ओडिन को पकड़ लिया और लोकी को भेजा कि या तो इतना सोना लेके वापस आ कि मेरे बेटे की चमड़ी पूरी ढक जाए, या कभी वापस मत आना। अब ये बहुत ज्यादा सोना था देवताओं के लिए भी। तभी लोकी को एक अमीर ड्वार्फ की याद आई, अंडवारी। इस ड्वार्फ के पास सोने की कमी नहीं थी और एक जादू की रिंग भी थी जो उसको अमीर बनाए ही जा रही थी। अंडवारी असल में एक मछली बनके जो पानी के निप्त थे, तुम मरमेड की तरह समझ सकते हो, उनका खजाना चुरा कर लाया था और उसी से उसने वो जादुई रिंग बनाई थी। अब लोकी ने क्या किया कि जब वो एक मछली बना हुआ था तभी एक जादुई जाले से उसे पकड़ लिया, और आजादी की कीमत थी ना सिर्फ उसका सोना पर की जादुई रिंग भी। अंडवारी मना तो नहीं कर सकता था, पर उसने चुपके से उस अंगूठी में एक श्राप डाल दिया कि ये जिसके भी पास होगी वो उसे बर्बाद कर देगी। अब इससे लोकी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने वो खजाना और अंगूठी दोनों ओडिन को छुड़ाने के लिए ड्वार्फ किंग को दे दी। फिर असली अंधेरा तो यहाँ से शुरू हुआ जब फाफनीर ने उस खजाने और अंगूठी के लिए अपने ही पिता को मार डाला। उस श्राप का असर चालू हो गया था, जैसा कि हॉबिट मूवी में देखा ही होगा तुमने। फाफनीर फिर एक गुफा में चला गया उस खजाने को लेकर, पर वो श्राप उसे अंदर से खाए जा रहा था और धीरे धीरे उसकी बॉडी ही पूरी एक ड्रैगन में बदल गई और वो खजाने के साथ वहीं रहने लग गया। फाफनीर का भाई रेगन सिगर्ड से मदद मांगता है कि उसके बाप के हत्यारे को मार दिया जाए। सिगर्ड ने ऐसा ही किया, उसने उस ड्रैगन को मार के उस खजाने को वापस लौटा दिया। पर जब उसने ड्रैगन का खून पिया तो उसे पक्षियों की भाषा समझ में आने लग गई। वो उसे बता रहे थे कि रेगन उसे मार देगा।
तो सिगर्ड ने रेगन को मार के रिंग और खजाना अपने लिए हथिया लिया और इसके बाद सिगर्ड, एक वलायरी और भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस लालच के श्राप की वजह से। पर फिर एक राजा को इस पर शक होता है और वो खजाने को एक गुफा में छुपा देता है। अब इतने सालों बाद अंडवारी खजाना तो ढूंढ लेता है लेकिन उसे रिंग कहीं नहीं मिली और कहते हैं कि वो रिंग अभी भी किसी के पास नहीं है और अंडवारी उसकी खोज में ही मर गया। अब जायंट्स और एसिड यानी एसगार्डियंस की सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि एसिड चाहते थे कि कानून नियम एक तरह से सिविलाइज्ड दुनिया जो उनके कहने पर चले और जायंट्स प्रकृति का एक हिस्सा थे, उनके लिए जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा ही रहो और फेट तो सबका पहले से ही तय है। और ये चीज अपन लोग को ले आती है रैग्नारॉक की तरफ। तो रैग्नारॉक का आगमन जुड़ा हुआ था बाल्डर से। ओडिन और उसकी बीवी फ्रिग का बेटा बाल्डर जाना जाता है अपनी दया, अपनी खूबसूरती और हमेशा खुश रहने के लिए। बाल्डर अकेला ऐसा गॉड था जिसे कोई भी हेट नहीं करता था। पर अचानक बाल्डर को बुरे सपने आने लगे कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तो ओडिन अपने बेटे को संभालता हुआ अपना रूप बदल के अंडरवर्ल्ड में जाता है इस चीज का पता लगाने। पर वो वहाँ पाता है कि कोई अंधेरा, कोई लड़ाई कुछ नहीं है, बल्कि सब लोग तो खुशी मना रहे थे। तब उसे पता चलता है कि असल में अंडरवर्ल्ड में तैयारी हो रही थी सबसे महान इंसान के आने की और वो महान इंसान था बाल्डर। ओडिन अपने बेटे की आने वाली मौत की खबर सुन के डर जाता है और वो वापस अपने घर भागता है। सारे गॉड्स चिंता में आ गए थे क्योंकि बाल्डर अकेला था जिसको कोई भी मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो उसकी माँ फ्रिग पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है और हर जिंदा और नश्वर चीजों से वचन लेती है कि कोई भी बाल्डर को नहीं मारेगा या नुकसान पहुंचाएगा। और बाल्डर को अब किसी चीज से चोट तक भी नहीं लगती थी। पर तभी लोकी अपना रूप बदल के फ्रिग के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई चीज बाल्डर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फ्रिग उसको हाँ में जवाब देती है, पर वो बताती है कि उसने मीस्ट लटो से वचन नहीं लिया, पर इतना छोटा सा पौधा क्या कर लेगा बाल्डर का। लोकी ने फिर उस पौधे से एक तेज धार वाला छोटा सा हथियार बनाया और पहुंच गया सभा में, जहां सारे गॉड्स बाल्डर पे अलग अलग चीजें फेंक के टेस्ट कर रहे थे। वहां उसने बाल्डर के अंधे भाई को देखा और उससे बोला कि जब सब मजे ले रहे हैं तो तू अकेला क्यों बैठा हुआ है। लोकी ने वो हथियार उसके हाथ में दिया और उसका हाथ पकड़ के उसे बताया कि कहाँ फेंकना है। और जैसे ही मीस्ट लटो बाल्डर के शरीर पे लगी, बाल्डर वहीं मर गया और सब गॉड समझ गए कि भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है। बाल्डर की मौत ही रैग्नारॉक की शुरुआत है और इसकी शुरुआत हुई इंसानों की जगह पे। सारे इंसान शांति से गॉड्स की सुरक्षा में जी रहे थे, तभी सर्दियों की आहट समय से पहले ही उनके घरों तक आ गई। उनकी फसलें तबाह हो गई और उनके पास रास्ते नहीं बचे आने वाले संकट से बचने के लिए। उन्होंने सोचा कि ये सर्दियां तो जल्दी निकल जाएंगी, लेकिन बर्फ के ऊपर बर्फ जमती रही और कोई गर्मी का मौसम नहीं आया। 3 लगातार कड़ाके की सर्दियां, जिसे फिम्बल विंटर भी कहते हैं, उन्होंने दुनिया को घेर लिया था। जब लोगों के पास खाना खत्म हो गया तो वो आपस में लड़ने लगे बची कुची चीजों के लिए और परिवार एक दूसरे के खून में नहाने लगे। उधर हेटी और स्कल 2 भेड़िए जो सूरज और चांद का पीछा करते थे ताकि किसी दिन वो उन्हें खा लें, और इसी वजह से दिन और रात का चक्कर चलता था। पर फिम्बल विंटर के बाद अंधेरे का आगमन होना ही था और फाइनली दोनों भेड़ियों ने सूरज और चांद दोनों देवताओं को निगल लिया और बिना उनके दुनिया में बस अंधेरा बच गया। इग्ड्रासील, वो पेड़ जिसके चारों तरफ 9 रेल्म्स बसती थी, उसमें दरारें आने लगी। लोकी के बेटे जायंट वुल्फ फेनरीर की चेन टूट गई और वो आखिरकार गॉड्स के कब्जे से आजाद हो गया। यॉर्मनगंडर जो भी लोकी का बेटा था, वो सांप इतना लंबा था कि वो पूरी अर्थ को लपेटे हुआ था। उसने सुनामी लाना चालू कर दिया और उसके जहर से पूरा पानी, उसको पीने वाले और उसमें रहने वाले जीव सब मर गए। और लोकी तैयार था जायंट्स का बदला लेने और एसगार्ड के देवताओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वो अपनी तीसरी बेटी अंडरवर्ल्ड की क्वीन हेल के पास गया और वहाँ उसने लोकी को एक पूरी आर्मी दी इस युद्ध में साथ ले जाने को। यहाँ बस वो लोग आते थे जिन्हें वेल्हाला में जगह नहीं मिलती थी, तो वो सब युद्ध में लड़के मरने को तैयार थे ताकि फिर उन लाशों का स्वागत वेल्हाला में होगा। सर्टर अपनी जलती हुई तलवार लिए अपनी आर्मी को लेके इस युद्ध का हिस्सा बनने आ रहा था। वहीं योटनहाइम के जायंट्स भी अपने रास्ते में थे, फाइनली गॉड से उन सभी पुराने खून खराबे का बदला लेने के लिए।
हेमडाल ने अपना हॉर्न बजाया जिसकी आवाज पूरे संसार ने सुनी और हर कोई जान गया था कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। पर ये सीर गॉड्स स्पेशली ओडिन जो इस दिन को कभी नहीं देखना चाहता था, हमेशा रैग्नारॉक को टालने का तरीका ढूंढता था, वो भी जानता था कि अब कुछ बदल नहीं सकता। तो उसने वैल्हाला के दरवाजे खोल दिए। योद्धा गॉड्स वेल्कायरीज जो युद्ध में हारे थे, वो अपनी जिंदगी और अपनी मौत का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने को तैयार थे। हर कोई जो हथियार उठा सकता, किसी पे वार करने जितनी ताकत रखता था, आज वो युद्ध के मैदान में खड़ा था। सबके अंदर डर था कि आज वो जीत पाएंगे भी या नहीं। ओडिन चाहे स्मार्टेस्ट गॉड हो जो किसी को भी अपने छलावे में ले सकता था, पर लोकी जो उसका ब्लड ब्रदर था, जिसने उसकी मदद भी की थी, आज उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी ओडिन उसको अपनी तरफ नहीं कर पाया। जो दीवार एसगार्ड को बाहर के हमलों से बचाती थी, वो गॉड्स की कायरता भी दिखाती थी। और ओडिन कायर नहीं था तो दूसरे गॉड्स के साथ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हुआ। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। थॉर अपना हथौड़ा उठाए एक साथ कई सारे जायंट्स को यूं ही मार रहा था। उनकी लड़ाई उस लेवल पे थी कि जब वो सेनाएं आपस में टकराई तो पूरी 9 रेल्म्स हिल रही थी और महान पेड़ खुद कांप रहा था। फ्रेयर जिसकी जादुई तलवार वो इस युद्ध से पहले किसी को दे चुका था, पहला गॉड बना जो सर्टर के हाथों कुचला गया। उसकी मौत शुरुआत थी गॉड्स के कत्लेआम की। गार्म वो वुल्फ जो हेल में चेन से बंधा हुआ था और मौत की दुनिया का रक्षक था, वो भी अपनी चेन तोड़ के युद्ध में भाग लेने आया था और उसने सीधा टीयर पर हमला किया। एक अच्छा योद्धा, युद्ध का देवता टीयर ऐसे नहीं मरने वाला था। पर गार्म कोई आम वुल्फ नहीं था और दोनों की लड़ाई का अंत हुआ जब टीयर गार्म के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, पर गार्म भी टीयर को मार देता है। पर फिर युद्ध में एंट्री हुई उसकी जो थॉर का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जायंट जिसे थॉर नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वो जायंट जिसके बस में पहले पूरी दुनिया थी, योरमनगेंडर, लोकी का बेटा वर्ल्ड सरपेंट, सबको मारता हुआ युद्ध में आगे बढ़ रहा था। जब थॉर उसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक चमक आती है। उसके साथ ही गॉड्स मारे जा रहे थे, पर वो तैयार था उस विशाल सांप पर जीत पाने को। थॉर उस पर हमला करने जाता है। अपनी स्पीड और अपने पावरफुल वारों से वो सांप को मारता है। वर्ल्ड सरपेंट उसे निगलने की कोशिश करता है, उसे जहर देने की कोशिश करता है, पर गॉड ऑफ थंडर बहुत ताकतवर था। दोनों की फाइट इतनी एपिक थी कि कई गॉड्स लड़ना छोड़कर उन पर ध्यान देने लग गए थे। थॉर जानता था कि आज जीत उसकी होगी और वो हथौड़े से सरपेंट के मुंह पे मारता है और सरपेंट वार करना रोक देता है, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। पर थॉर अपना काम पूरा किए बिना हिल भी नहीं सकता था और वो सरपेंट पर एक और वार करता है। एक वार इतना पावरफुल कि आसमान गरज उठता है और सरपेंट की बॉडी अपनी आत्मा छोड़ देती है। थॉर गर्व से और खुशी से भर गया था, पर मरते हुए भी सरपेंट अपने अंदर का जहर हवा में छोड़ देता है और थॉर वहां से निकल नहीं पाता। वो सरपेंट की बॉडी के पास ही गिरता है। उसका अंत आ रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो वहीं मारा जाता है। ओडिन अपने बेटे को खोने का दुख भी नहीं मना सकते थे क्योंकि उनके सामने खड़ा था फेनरीर, लोकी का विशाल वुल्फ बेटा, जो ओडिन की सेना को चबाए जा रहा था। ओडिन की मौत उसी के हाथों लिखी थी, पर ओडिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। पर वो कोई कायर नहीं था और वो आगे बढ़ता है, फेनरीर पर वार करता है। पर फेनरीर के दिमाग में बस यादें थी कि कैसे ओडिन ने उसे कैद किया था और वो ओडिन को चबा जाता है। ओडिन इतना ताकतवर और बुद्धिशाली था, पर फेनरीर का खाना बनने से खुद को नहीं बचा पाया और सारे गॉड्स का राजा मर चुका था। पर ये सब देख रहा था वीडार, ओडिन का बेटा और बदले का देवता। जैसे ही ओडिन की मौत की खबर युद्ध के मैदान में फैलती है, वो सहन नहीं कर पाता और वो फेनरीर के सामने जाता है। फेनरीर उसे भी चबाने की कोशिश करता है, पर वीडार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो फेनरीर के जबड़े को ही पकड़ लेता है और अपने शरीर की ताकत से वो फेनरीर का जबड़ा ही तोड़ देता है और फेनरीर वहीं मर जाता है। उधर हेमडाल जो सब कुछ देख सकता था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो योद्धाओं को अपनी तलवार के नीचे कुचलते हुए लोकी के पास गया, जो इस तबाही को देख के हंस रहा था। आखिरकार उसने गॉड्स को हरा दिया था। अब हेमडाल सब कुछ देख सकता था, पर लोकी का दिमाग कोई नहीं पढ़ पाया था।
और उन दोनों में तलवारों से लड़ाई होती है। उनके चारों ओर युद्ध का मैदान खाली करा दिया जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे और खुद को बचाए जा रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब लगा कि ये युद्ध अनंत काल तक चलेगा, लेकिन तभी शरीर को चीरने वाली आवाज गूंजती है। लोकी और हेमडाल दोनों एक दूसरे को एक साथ मार चुके थे। दोनों ने रिस्क लिया खुद को डिपेंड नहीं करने का और अब दोनों मौत के घाट उतार दिए गए थे। 9 रियासतें आपस में गिर रही थी, पानी सबको डुबा रहा था। तभी सर्टर ने अपनी तलवार को जमीन पे मारा और आग की लपटों में युद्ध का मैदान और एसगार्ड सबको अपने अंदर ले लिया। सब कुछ जल रहा था, कुछ भी नहीं था जो बच गया हो। आग इतनी तेज और गर्म थी कि लाशें उसमें राख बनती जा रही थी और सर्टर जो आखिरी जीता जागता बचा था उसे भी पानी ने अपने अंदर समा लिया और हर चीज का अंत हो गया। उसके बाद आखिरकार जब सब कुछ शांत हो गया तो बचे हुए वर्ल्ड ट्री में एक छेद से बाहर निकली एक औरत लीफ और एक आदमी लिफ्थसीर। गॉड्स को पता था कि ये उनका अंत है और ना सिर्फ उनका बल्कि पूरी दुनिया का अंत है, पर एक नया सवेरा जरूर होगा और उन्होंने ही इन दोनों को छुपाया था ताकि 9 रेल्म्स खत्म होने के बाद बाल्डर मौत से आजाद होके वापस गॉड बनेगा और इस नई दुनिया के ऊपर अपनी दया से देखेगा। वहीं ये आदमी और औरत इस नई दुनिया को चलाएंगे अपनी जनसंख्या बढ़ाकर। तो ये थी नॉर्स माइथोलॉजी, आगमन, मध्य और अंत। अब तुम्हें ये कहानी कैसी लगी और तुम्हारा फेवरेट नॉर्स गॉड कौन है, ये कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिन्हें मार्वल का थॉर पसंद है या फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिले। तो मैं मिलता हूँ किसी और पावर रेंजर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।